अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू मीन है और मीन की इस्तिलाह आपने मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स की फ़ील्ड में आपने बारहा सुन रखी होगी। और मीन के लिए अंग्रेज़ी ज़बान में एवरेज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हम उर्दू ज़बान में देखें तो लफ्ज़ औसत भी मीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उर्दू ज़बान में। आगे बढ़ने से पहले हम आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसके हम कंटेंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको मीन का ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मीन की अगर आप एक डेफिनेशन लिखना चाहें या बताना चाहें तो वो क्या होगी। इसके बाद इस फहरिस्त में जो दूसरी चीज़ है वो है मैथमेटिकल फार्मूला, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मीन का अगर मैथमेटिकल फार्मूला कोई है तो वो क्या है। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ फहरिस्त में है वो है एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा और उसको फिर मैं उस मिसाल को तफसील के साथ आपके सामने हल करके दिखाऊंगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल दो दो चार की तरह वाज़े हो जाए। अब अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, और वो है ब्रीफ ओवरव्यू का सेक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम मीन की डेफिनेशन पर नज़र डालें तो वो कुछ यूँ होगी: मीन कैन बी रफली डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। यानी कि आपको कुछ भी नंबर्स दिए गए हैं, कोई भी नंबर्स दिए गए हैं, तो आपने अगर उनकी जब एवरेज निकाली है तो उस एवरेज को हम मीन कहते हैं, या आपने जो उन नंबर्स की औसत निकाली है उस औसत को हम मीन कहते हैं। अब ऐन मुमकिन है आपको एवरेज या औसत का ना पता हो, तो उसके लिए मैंने जो है एक मज़ीद आसान फॉर्म जो है डेफिनेशन की वो मैंने यहाँ पर दर्ज की हुई है। तो इसको भी देख लेते हैं कि सम ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ़ गिवन वैल्यूज़। यानी आपको जितने भी वैल्यूज़ दी गई हैं, मिसाल के तौर पर आपको 4 या 5 नंबर दिए गए हैं, मिसाल के तौर पर आपको 5 नंबर दिए गए हैं, तो आपने क्या करना है कि आपको उन पाँचों नंबर का सम निकालना है, यानी उन पाँचों नंबर्स को आपने ऐड करना है, और फिर आपने क्या करना है वो जो आपके पास सम आएगा आपने उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। यानी कि अगर 5 नंबर थे तो आपने उस सम को 5 से डिवाइड कर देना है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो आपके पास चीज़ आएगी उसको हम मीन कहते हैं। तो ये तो हो गई मीन की डेफिनेशन। अब चलते हैं मीन के मैथमेटिकल फार्मूला के ऊपर। तो सपोज़ वी हैव n नंबर्स, यानी कि आप सपोज़ कर लें कि हमारे पास n नंबर्स है, और n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, n1 भी हो सकता है, n2 भी हो सकता है, n3 भी हो सकता है, n4 भी हो सकता है। तो हमारे पास n नंबर्स हैं, यानी उनकी तादाद को मैंने यहाँ पर बयान नहीं किया हुआ, यानी n कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। सपोज़ वी हैव n नंबर्स, और उन n नंबर्स को अगर मैंने नीचे लिस्ट कर दिया है और उनको मैंने नाम क्या दिया है फ़िलहाल उनको मैंने नाम दिया है x1, x2, x3, और फिर यूँ चलता जा रहा है xn तक। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 5 नंबर्स हैं तो क्या होगा, x1, x2, x3, x4, x5, तो ये 5 नंबर्स हो जाएंगे। अगर मेरे पास 10 नंबर्स हैं तो मैं 10 नंबर्स को यूँ उसकी लिस्ट बना लूँगा, और अगर मेरे पास 20 नंबर्स हैं तो मैं इस तरह की 20 नंबरों की लिस्ट बना लूँगा, जहाँ पे x1 पहला नंबर होगा, और वो उसके बाद x2 आएगा, उसके बाद x3 आएगा, और ये पूरा सिलसिला जो है वो x20 तक चलता रहेगा। और उसमें जो हर x है वो हमें बताएगा कि ये एक नंबर है, और x के नीचे जो नंबर है, यानी कि जो x के नीचे सबस्क्रिप्ट में 1 2 3 लिखा हुआ है, वो बताएगा कि ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है या तीसरा नंबर है। तो इस तरीके से आप सपोज़ कर लें कि हमारे पास n नंबर्स है, तो हम उन n नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे डॉट 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 लिखा हुआ है। तो मिसाल के तौर पे अगर n बड़ा नंबर है, मिसाल के तौर पर n अगर 1000 है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x1, x2, x3, और फिर इसी तरह कंटिन्यू हो रहा है, यानी अगर n 1000 है तो x 1000 तक कंटिन्यू होगा। तो हमने यहाँ पर सपोज़ किया है कि हमारे पास n नंबर्स हैं, वो n नंबर कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो उनकी हमने यहाँ पे पहले लिस्ट बना ली है। अब हमने करना कुछ यूँ है कि अगर हम इन नंबर्स का मीन फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द मीन ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो एक फार्मूला है जो यहाँ पे दर्ज है, इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम इन नंबर्स का मीन फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूला पे नज़र एक डाल लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इस फार्मूला को देखें तो इसमें जो पहली चीज़ है वो है x बार, और x बार जो है वो हम
लिखते हैं मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी ये जो यहाँ पे एक्स बार का वेरिएबल है ये मैं बता रहा है कि ये मीन है। तो अब मीन किसके इक्वल है, यानी एक्स बार विच इज़ मीन इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई, यानी सिग्मा ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे कुछ मुश्किल सिंबल्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं जो कि हो सकता है आपने पहले कभी ना देखे हों, तो आपने बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली दो टर्म्स यूज़ हुई हैं। पहली टर्म तो यह है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है एन। तो ये तो सिंपल नंबर ऑफ आपके पास जो वैल्यूज़ हैं उसके नंबर को डिनोट कर रहा है। तो ये एन, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 5 वैल्यूज़ थी तो ये एन 5 होगा। अगर आपके पास 10 वैल्यूज़ थी तो ये एन 10 होगा। तो एन तो सिंपल है, यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को डिनोट कर रहा है। अब आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पे एक सिंबल डला हुआ है, यानी रोटेटेड डब्ल्यू की तरह का है या ई की तरह का लग रहा है। इसके साथ लिखा हुआ है एक्स आई। तो पहले एक्स आई को देख लेते हैं। तो एक्स आई यहाँ पर एक जनरल टर्म्स में लिखा हुआ है। एक्स आई से मुराद है एक्स, तो वही वाला एक्स है जो ऊपर हमारे पास नंबर्स जो हमने सपोज़ किए थे ये वही वाले नंबर्स हैं। बस एक्स के साथ आई लगाने का मकसद ये है कि इस आई की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। यानी अगर हमारे पास 1 से लेकर n तक नंबर्स थे तो आई कुछ भी नंबर हो सकता है, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब इस एक्स आई के साथ जो सिग्मा का सिंबल लगा हुआ है ये डिनोट कर रहा है कि हमने तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास एक्स हैं उनका हमने क्या करना है, सम लेना है, उनको ऐड करना है, और जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं हमने उनको ऐड करना है। और एक्स आई की जगह क्या क्या आ सकता है, मिसाल के तौर पर अगर हम ऊपर देखें x1 को ऐड करेंगे, x1 होगा हमारे पास, उसमें हम x2 को ऐड करेंगे, उसमें फिर हम x3 को ऐड करेंगे, फिर हम x4 को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये जो सिंबल बना हुआ है सिग्मा एक्स आई का, इसका मतलब ये है कि हमने तमाम के तमाम x की वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं, जो हमें गिवन हैं, जिनकी हमने एवरेज निकालनी है, हमने उनका क्या करना है, सम फाइंड करना है उनको ऐड करके। और इसी चीज़ को मैंने नीचे बयान भी किया हुआ है। तो अगर आप इसमें देखें तो सिग्मा एक्स आई इक्वल टू, यानी जितने भी आपके पास एक्स हैं आपने उनको ऐड कर लेना है। तो इसके बाद ऐड करने के बाद जो सम होगा उसको हम सिग्मा एक्स आई से रिप्लेस कर देंगे। तो ये जो है मीन का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। और उम्मीद है हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो, और क्योंकि आपने हो सकता है इस तरह की जनरल टर्म्स में मैथमेटिकल फार्मूलाज पहले हो सकता है उस तरीके से ना देखे हों, लिहाजा एक एग्जांपल देख लेते हैं मीन की, कि जिसके ज़रिए आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन्स उम्मीद है दूर हो जाएंगी। तो एग्जांपल मेरे पास कुछ ये है कि मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम फ्रॉम द लास्ट सीज़न ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। तो बाबर आजम को आप सब लोग उम्मीद है जानते होंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और काफ़ी फेमस हैं पाकिस्तान में। उनके कुछ स्कोर्स जो हैं वो नीचे दर्ज हैं, और ये स्कोर्स कौन से स्कोर्स हैं, पाकिस्तान सुपर लीग से लिए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के जो आखिरी एडिशन जो हुआ था, लास्ट एडिशन, उससे ये हमारे पास स्कोर्स लिए गए हैं। और तकरीबन 11 यानी 11 इनिंग्स के ये स्कोर हैं। उन्होंने 11 मैचेस खेले थे। एक आधा मैच मेरे ख्याल से बारिश की वजह से नहीं हो पाया था और उसको यहाँ पे दर्ज नहीं किया गया। उसके अलावा उन्होंने 11 मैचेस खेले थे। यहाँ पे उन तमाम के तमाम 11 मैचेस का स्कोर भी लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में उनकी बॉल्स भी आगे लिखी हुई हैं कि उन्होंने कितनी बॉल्स जो हैं खेली थी। तो बॉल से अभी हमें कोई गर्ज़ नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ स्कोर पर फोकस करेंगे। और हमसे कहा यह गया है इस एग्जाम्पल में कि फाइंड द मीन, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 5 मैचेस। तो हमने करना यहाँ पे कुछ यूँ है कि जो बाबर आजम के पहले 5 मैचेस थे हमने उसका मीन निकालना है या उसकी एवरेज निकालनी है। तो आपको जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया कि मीन और एवरेज दोनों एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में या मैथमेटिक्स की ज़बान में। तो अब हमने करना कुछ यूँ है कि बाबर आजम की पहली 5 इनिंग्स का हमने मीन निकालना है या उसकी एवरेज निकालनी है। और ये जो इनिंग्स हैं ये सीक्वेंस में लिस्टेड हैं। यानी पहला मैच बाबर आजम ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ खेला था और 68 रन्स बनाए थे। फिर दूसरा मैच कराची किंग्स के ख़िलाफ़ खेला था, 72 रन्स बनाए थे। तीसरा मैच मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ खेला था, उसमें 31 रन बनाए थे। चौथा मैच लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़ खेला था, उसमें 48 रन बनाए थे। और 5वां मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ खेला था, उसमें 111 रन्स बनाए थे। तो ये 5 मैचेज़ हैं, इसमें हमने बाबर आजम की एवरेज निकालनी है। तो आइए अब देखते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो है वो
स्टेप्स यहाँ पर शो किए हुए हैं ताकि आपको हर चीज़ सही से समझ आ सके। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन प्रोसीड एज, यानी स्टेप्स की फॉर्म में हम इस प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे। तो हमारे पास स्टेप 1 है यहाँ पर। तो स्टेप 1 में हमने कुछ यूँ करना है कि मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बाबर आजम्स फर्स्ट 5 स्कोर्स कैन बी लिस्टेड एज। तो हमने क्या करना है कि वही 5 स्कोर जो वहाँ टेबल की फॉर्म में गिवन थे उसको हमने यहाँ पे उसकी एक लिस्ट बना ली है। और यानी लिस्ट में पहला स्कोर 68 था, फिर 72, फिर 31, फिर 48, फिर 111। और इसके साथ मैंने एक और काम किया है कि इन नंबर्स को मैं साथ साथ एक वेरिएबल भी असाइन करता गया हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने 68 को x1 का नाम दे दिया है, 72 को x2 का नाम दे दिया है, 31 को मैंने x3 का नाम दे दिया है, 48 को मैंने x4 का नाम दे दिया है और 111 को मैंने x5 का नाम दे दिया है। तो ये मेरे पास स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल था। मैंने वही वहाँ से स्कोर्स उठाए हैं और उसको एज इट इज़ बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया है। और एक इजाफी मैंने काम किया है कि उन स्कोर्स को मैंने जो है यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स भी असाइन कर दिए हैं, या उन स्कोर्स का मैंने कुछ यहाँ पर नाम लिख दिया एक्स वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो अब चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। तो इसमें लिखा हुआ है एज वी कैन सी हेयर n इज़ इक्वल टू 5 और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। यानी कि आप ऊपर जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है इसमें भी आप देख सकते हैं और सवाल में भी आपसे यही कहा गया है कि हमने पहली 5 इनिंग्स के स्कोर्स जो हैं उसकी एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर हमें कितनी वैल्यूज़ दी गई हैं वो आप इस लिस्ट से भी देख सकते हैं। तो हमें टोटल 5 वैल्यूज़ दी गई हैं। और अगर आप नीचे देखें x की वैल्यूज़ अगर आप देखें तो x1 से शुरू हो रहा है, x2, x3, x4 और x5, यानी टोटल 5 x हैं या 5 वैल्यूज़ हैं। तो हमारा जो n होगा यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी वो भी हमारे पास 5 होंगी। तो यहाँ पर हमने ये नोट कर लेना है कि हमारा n जो यहाँ पर वेरिएबल था उसकी वैल्यू 5 होगी। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो हमारे पास ये जो फार्मूला था मीन का, तो इसमें अब हमें नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है, ये जो डिवीज़न वाले साइन के नीचे वाला वेरिएबल है, तो ये हमें मालूम हो गया है कि यानी इसकी वैल्यू 5 होगी। अब हम चलते हैं कि न्यूमरेटर ऊपर वाली जो टर्म है वो हमने कैसे फाइंड करनी है, यानी जो सम है हमारे पास वैल्यूज़ का वो हमने कैसे फाइंड करना है। तो उसको देख लेते हैं। तो स्टेप 3 में आपके सामने पढ़कर बता देता हूँ। तो स्टेप 3 में कुछ यूँ है कि नाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ एज, और फिर नीचे मैंने जो है मैथमेटिकल फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब हमने करना कुछ यूँ है कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ थी तो हमने उसका सम फाइंड करना था। और सम के लिए अगेन मैं बता दूँ सिग्मा का ये सिंबल यूज़ होता है और आगे xi लिखा हुआ था। xi का मतलब था कि जितने भी हमारे पास x हैं, जितने भी वैल्यूज़ हैं हमने उनको ऐड करना है। तो इसका जनरल फार्मूला ये था कि अगर हमारे पास n वैल्यूज़ हैं तो हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को n वैल्यूज़ को ऐड करना है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारा n क्या था, 5 था, तो अब हमने क्या करना होगा कि हमने 5 वैल्यूज़ को ऐड करना होगा। तो अगर आप दूसरे स्टेप में देखें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, यानी कि हमारे जो 5 वैल्यूज़ थी जिनको मैंने x का वेरिएबल असाइन किया हुआ था, तो उन 5 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है और उनको मैंने ऐड करना है। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो x1, x2, x3, x4, x5 है, इसकी जगह मैं जो ओरिजिनल वैल्यूज़ गिवन थी, जो स्कोर्स थे एक्चुअल, उनको रिप्लेस कर देता हूँ। और मेरे पास पहला स्कोर था x1 की जगह 68 था, x2 वाली जो वैल्यू थी वो 72 थी, x3 वाली वैल्यू मेरे पास 31 थी, x4 वाली वैल्यू 48 थी और x5 वाली वैल्यू मेरे पास 111 थी। तो ये मेरे पास 5 वैल्यूज़ हैं। मैंने क्या करना है कि इसका मैंने सम फाइंड कर लेना है, यानी इनको ऐड कर लेना है। आप चाहें तो इसको अपने जहन में भी कर सकते हैं और चाहें तो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इसका सम फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 330 आएगा। तो अब हमने जो हमारे पास मीन का फार्मूला था उसमें जो ऊपर वाली टर्म थी, जो न्यूमरेटर था, वो भी हमने फाइंड कर लिया है, यानी कि हमने जो सम फाइंड करना था वो भी कर लिया है। और हमारे पास n की जो वैल्यू थी जो कि डिनोमिनेटर था वो भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। तो स्टेप 4 हमारे पास जो गिवन है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नाउ वी कैन यूज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द मीन एज। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास तमाम तर वो कंपोनेंट्स आ गए हैं कि जिसके ज़रिए हम मीन फाइंड कर सकते हैं। यानी हमारे पास डिनोमिनेटर भी आ गया है जो कि n था और हमारे पास न्यूमरेटर भी आ गया जो कि सम ऑफ x था। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास सम ऑफ xi जो था वो 330 था, तो मैंने उसकी जगह 330 लिख दिया है। और जो n था मेरे पास वो 5 था, तो मैंने
n की जगह 5 लिख दिया है। तो अब मेरे पास जो मीन का फॉर्मूला था उसमें क्या आया है 330 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करेंगे हम, अब इसको सिंपली हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे और इसको फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 66 होगा। यानी जब आप 330 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 66 आंसर आएगा और मीन हमारा 66 ही होगा। फिर स्टेप 5 मैंने क्या किया है, तो स्टेप 5 में मैंने कुछ नया नहीं किया, बल्कि वही जो आंसर ऊपर आया था उसको मैंने सिर्फ एक प्रॉपर फॉर्म में मैंने लिख दिया है। और मीन यानी कि जिसको हमने एक्स बार से डिनोट किया था वो इक्वल है 66 रन्स के। तो ये हमारा पहला जो प्रॉब्लम है उसका हमारा ये आंसर है। और यानी कि जो पहले 5 मैचेस थे बाबर आजम ने जो खेले थे उसमें जो स्कोर्स बनाए थे तो उसकी जो एवरेज हमारे पास आई है वो 66 के करीब आई है, ये 66 आई है। तो हमारी आज की ये नशिस्त यहाँ पर अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।